गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसके अंदर जो भी आपके संसाधन विकास वाला जो आप चैप्टर कर रहे थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बेसिक तौर पे जो आपका सोल पे आता है। पहली बात तो क्या होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन के साथ ना क्या है, आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। यह क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक है, या फिर मृदा का निर्माण कैसे होता है। एक सिंपल सा वर्ड रखा करो कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब मृदा के निर्माण में धरातल, मूल, सेल, जलवायु, समय अवधि आदि कारक शामिल है। देखो, मृदा के निर्माण का मतलब क्या है कि भूमि कैसे बनी है। भूमि कैसे बनी है कि ये कैसे बनी है कि पृथ्वी के हलचल के कारण जो भी लावा से धरातल में, जलवायु में, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जो अपना वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है, तो वो क्या होता है, कई बार पानी के बहाव से ऊपर से नीचे मिट्टी आ जाती है, ठीक है ना। बारिश के कारण आ जाती है, टेम्परेचर में गिरावट आ जाना, या बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है ना। या फिर एकदम से फ्लड आ जाना, ठीक है ना। ये सब जो मुख्य कारण होते हैं एक मृदा को बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। जीवाश्म आ गए यहाँ पे, आपकी विस्फोटक आ गए, ठीक है ना। कुछ प्राकृतिक कारण आ जाते हैं, तो ये सब जो कारण होते हैं क्या करते हैं, आपके मृदा को बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया कि बेसिक तौर पे क्या बोलोगे आप, मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होने से, जलवायु में परिवर्तन होने से, मौसम में परिवर्तन होने से, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, या फिर उसके बाद फ्लड के द्वारा, बारिश के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो इससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता रहता है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो आपका पॉइंट इसमें इसके अंदर आता है कि देखो मृदा तो बन गई है, अब उसके बाद आती है मृदा कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। देखो, एक क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। मृदा क्या होती है, कैसे निर्माण होती है, उसके बाद मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदा वैसे तो काफ़ी टाइप की होती है, बेसिक तौर पे मैं बता देता हूँ। पहले एक तो होती है जलोढ़ मिट्टी। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मृदा का पहला क्वेश्चन है मृदा का निर्माण कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है मृदा कितने प्रकार की होती है। तो सेकंड क्वेश्चन होता है कि मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदा काफ़ी टाइप की है। इसके अंदर सब फर्स्ट आती है आपकी जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। जलोढ़ का मतलब होता है ऐसी मृदा से है जो कि जिसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। वहाँ पे मतलब कि फसलें अच्छी होती हैं, पानी की मात्रा थोड़ा ठीक होती है, अच्छी होती है वहाँ पे, बारिश भी ठीक होती है वहाँ पे, और जो जो हमारी नॉर्मल जो फसल हम उगाते हैं उनके लिए क्या होती है, सुटेबल होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कुछ हिस्सा बिहार का, या और गुजरात का, ये सॉरी राजस्थान का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पे जो पाई जाती है वो कौन सी मृदा पाई जाती है, आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। यहाँ पे गेहूँ, चावल, मक्का कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, और झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी। इसकी जो ये जो बनती है, ये बनती है लावा के द्वारा, लावा से या फिर उसके जरिए थोड़ा बन जाती है, मतलब लवण वगैरह के द्वारा ये भी पाई जाती है। और इसमें जो पानी की मात्रा क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें मतलब कि दूसरी बात ये है कि इस मिट्टी में ज़्यादातर कपास होता है, ठीक है ना। कपास की खेती होती है, या फिर यहाँ पे आप ये लगा लो कि दालें जितनी भी होती हैं वो पाई जाती हैं उसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद होती है इसके अंदर दूसरी आती है लेटराइट। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो उपजाऊ शक्ति क्या होती है उसकी, बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये ज़्यादातर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, ठीक है ना। इसमें लाइक अपने जितने भी उद्योग वगैरह वहाँ पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीली मिट्टी। पीली मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब नामात्र के हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पे, तो ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है, आपकी पीली मिट्टी। जैसे कि अपने उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर जो कारखाने वगैरह है, अब उनकी तपस से मतलब कि टेम्परेचर हाई होने के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, और रेत की मात्रा क्या हो जाती है वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ये चार पांच आपकी जो थी, इसमें आप रेतीली मिट्टी बोल सकते हो आप, इसमें जो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर हमारी पाई जाती है। उसके बाद आता है इसके अंदर कि मृदा अपर्दन किसे कहते हैं। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं,
और इसमें आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। मृदा अपरदन क्या होता है कि जब मिट्टी की ऊपरली सतह, जो ऊपर की लेयर होती है, वो पानी के बहाव से या हवा से किसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है और वहाँ पे उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखो, पशु चराने से हो जाता है। दूसरा कि आप मतलब कि जो पानी के बहाव से, फ्लड आने से, या फिर वहाँ पे किसी प्रकार की आपदा आने से, भूस्खलन होने से, इस कारण से मेन क्या हो जाती है? आपकी मृदा का अपरदन होता है। उसके बाद होता है कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन था मृदा का निर्माण कैसे होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? मृदा का निर्माण कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मृदा कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है? मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। और फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है? मृदा अपरदन को कैसे बचाया जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे बचाया जा सकता है कि देखो, मैक्सिमम पेड़ लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, जो आपके जो पशु होते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए कि वो क्या करें, उनमें थोड़ा सा बचाव हो सके इन चीज़ों से, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि इसको पानी की निकासी अच्छी ढंग से हो, ताकि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वहाँ पे घास की व्यवस्था करें, ताकि वो जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, खाली जगह पड़ी होती है उसमें भी आप घास वगैरह का उपयोग कर सकें, ठीक है ना। और जो आपके पहाड़ों पे ज़्यादातर मिट्टी का बहाव ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादातर वो सीढ़ीदार खेत हो, सीढ़ीदार यानी कि एक के ऊपर नीचे एक दूसरा पेड़ होता है, सॉरी, लेयर होती है, जिससे क्या होता है, एक तो पानी का ऐसे जाना और एक ऐसे लेयर में जाना, दोनों बात तो फर्क है ना। तो वो चीज़ होनी वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है ना। और नदी वगैरह किनारे क्या है, अपने पेड़ वगैरह लगाने चाहिए। उसके बाद आता है आपका जैव संसाधन, अजैव संसाधन, जैव अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जैव संसाधन वो होते हैं जो कि मतलब कि आपके लाइव होते हैं, लाइव, लाइक मानव, वन्य प्राणी, वनस्पति, मछली, ये सब संसाधन क्या कहलाते हैं? आपके जैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं? जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि धरती के नीचे पाए जाते हैं, सेल्स, धातुएं, ये क्या कहलाते हैं? आपके अजैव संसाधन, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इसमें आज करा देता हूँ मैं, सतत पोषण विकास किसे कहते हैं। सब पोषण विकास क्या होता है? जब आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपना देश का या खुद का विकास करते हो, तो उसको बोला जाता है सतपोषणीय विकास। यानी कि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको प्रकृति में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो बिल्कुल ना मात्र हो, तो उसको बोला जाता है सतपोषणीय विकास। ये भी नहीं है कि आप बिल्डिंगें बनाते जा रहे हो और अपने प्रकृति को ध्यान में नहीं रख रहे, तो उसको, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आपको प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि नदी वगैरह के किनारे पर आप पेड़ पौधे लगाओ मैक्सिमम। जहाँ पे अगर कोई आप बिल्डिंगें वगैरह बना रहे हो तो उसके आसपास की जो भूमि है उसको मतलब कि पेड़ पौधे वहाँ पे लगाने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है ना। सड़कों का, जैसे कि अब सड़कें बनती जा रही हैं, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऑल ओवर आपके क्वेश्चन थे, तो ये आपको राइट डाउन भी करने हैं और आपको लर्न भी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।